नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमें जो चैप्टर शुरू किया था इंडियन इकोनॉमी का, जो नितिन सिंघानिया द्वारा लिखी गई किताब का था, उसका पहला पार्ट तो हम पहले वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं। उसका जो दूसरा पार्ट है उसकी शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। वहाँ पे मैं वहाँ जो पिछले वीडियो था वहाँ पे मैंने बताया था कि प्राथमिक जो क्षेत्र था उसमें क्या था, जो द्वितीय क्षेत्र था उसमें क्या था, और जो तृतीय क्षेत्र था उसमें क्या था। तो ठीक है, यहाँ पर कुछ कंपैरिजन यहाँ पर दिया हुआ है। जो 1950 और 51 का जो काल था उसमें क्या था कि जो प्राथमिक क्षेत्र था हमारा वो 55% था, ठीक है, और जो द्वितीय क्षेत्र था वो सिर्फ 15% था, और जो तृतीय क्षेत्र था वो 30% था। यानी कि कहने का मतलब था कि हमारी जो इंडस्ट्री थी, जो सेवा क्षेत्र था, वो इतना डेवलप नहीं था उस समय। जो हमारी जो जीडीपी थे उसका जो 55% योगदान था वो प्राथमिक क्षेत्र का था, ठीक है। लेकिन जैसे अब परिस्थिति बदल चुकी है, ठीक है। अब 2020 और 21 का जो समय था उसमें क्या था, जो तृतीय क्षेत्र वो सबसे अधिक हो गया। अभी पहले जो प्राथमिक क्षेत्र सबसे अधिक था, अब आपकी जो सिचुएशन है आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 53%, 53.9% और यहाँ पे 53% जो तृतीय क्षेत्र है वो हमारा हो गया है। यहाँ पर हालांकि थोड़ा सा द्वितीय क्षेत्र यहाँ से थोड़ा बड़ा हुआ हमें यहाँ पर दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर ये हो रही है कि जो हमारी भारतीय जीडीपी है जिसमें तृतीय क्षेत्र का अभी वर्तमान स्थिति में सबसे ज़्यादा योगदान 53% है, और सबसे कम अगर हम देखें तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है, ठीक है। यहाँ पे अगर 1950-51 में देखें तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, हमारे प्राथमिक क्षेत्र का। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है, किसान की जो हालत है वो अभी बदतर से बदतर हो जा रही है। इस वजह से लोग प्राथमिक क्षेत्र से सेवा क्षेत्र की ओर और जो द्वितीय क्षेत्र है उसकी ओर जा रहे। इस वजह से ये परिवर्तन यहाँ पे दिखने को मिलता है हमें। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं होती है वो क्या क्या होती है, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी अवधारणा जो है घरेलू क्षेत्र। अब घरेलू क्षेत्र क्या होता है, देखो उसमें घरेलू क्षेत्र, घरेलू आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिससे हम जो आय है या जो उसका कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि उसका भूभाग कौन सा है, ठीक है। तो वो घरेलू हमारा आर्थिक क्षेत्र कौन सा है, यहाँ पर ये एक कंसेप्ट यहाँ पे हमें देखनी है। तो यहाँ पे घरेलू क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल है। यहाँ पे विदेशों में स्थित सैन्य प्रतिष्ठान, वाणिज्य दूतावास और दूतावास आदि शामिल। पहले तो आप देख लो, जो हमारा भारत देश है जिसमें 28 स्टेट्स है और बाकी की जो यूनियन टेरिटरी है ये सब शामिल होती है हमारे घरेलू आर्थिक क्षेत्र में। यानी कि इस पर हमारी जो सरकार है वो शासन करती है, ठीक है ना। इस पर हमारी जो सरकार है वो शासन करती है। इस वजह से जो हमारा घरेलू क्षेत्र हो गया ये हो गया हमारे यूनियन टेरिटरीज और जो हमारे स्टेट्स है, ठीक है। तो इसमें ये सब शामिल होते हैं हमारे घरेलू क्षेत्र में। लेकिन और भी कुछ ऐसे जो घटक है वो हमारे घरेलू आर्थिक क्षेत्र में शामिल होते हैं, जैसे कि विदेशों में स्थित हमारे दूतावास हो गए, ठीक है। विदेशों में आपने सुना ही होगा कि जो विदेशों में हमारे एम्बेसीज होती है, एम्बेसीज विदेशी लोगों के हमारे यहाँ होती है, हमारी वहाँ पे होती है। तो उस दूतावास में जो दूतावास रहते हैं वो जो क्षेत्र है ये दूतावास का, वो हमारे घरेलू आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा होता है, ठीक है। और दूसरी ये एक चीज़ है यहाँ पर कि जो हमारी गवर्नमेंट हो गई या भारतीय जो बिजनेसमैन है उनकी ओनरशिप के जो जहाज़ है, विमान है, यदि वो विश्व में कहीं भी घूमते हैं और उनकी ओनरशिप अगर भारतीय सरकार के पास है तो हमारे घरेलू आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा हो गया। जैसे कि एयर इंडिया का राजस्व हमारे जीडीपी के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। तो घरेलू आर्थिक क्षेत्र का अर्थ क्या है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिससे हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। घरेलू क्षेत्र से कहते हैं हम कि, और एक घरेलू क्षेत्र में क्या क्या होता है कि हमारे जो 28 स्टेट आ गए, हमारे यूनियन टेरिटरीज आ गए, और जो भारत के बाहर जो हमारे दूतावास है या हमारे भारत के बाहर जो दूतावास है वो दूतावास भी हमारे घरेलू आर्थिक क्षेत्र में शामिल होते हैं, हाँ, ठीक है। और भारत के ओनरशिप के जो जहाज है जो पानी में चलते हैं, हवा में चलते हैं, दोनों जहाज जो है उनकी जो जीडीपी है वो हमारे इस घरेलू क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बाज़ार मूल्य क्या होता है। बाज़ार मूल्य वो होता है जिस पर हम कोई भी वस्तु खरीदी करते। अगर हम एक साबुन खरीदी करते और बदले में उसको 20 रुपये देते हैं तो 20 रुपये हमारा बाज़ार मूल्य हो गया, ठीक है।
ठीक है। अब कारक लागत क्या होती है, देखो कारक लागत वह होती है जिसमें अगर हम एक साबुन बनाते हैं, ठीक है, जो हमें 20 रुपये मिलती है, लेकिन अगर कोई फैक्ट्री ये साबुन बनाती है, ठीक है, अगर ये फैक्ट्री ये साबुन बनाती है तो लेकिन ये फैक्ट्री को साबुन बनाने के लिए कुछ खर्चा तो लगेगा, क्योंकि इस साबुन को बनाने के लिए हमें कच्चा माल लाना पड़ेगा, जो ये साबुन बनाने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनका वेतन देना पड़ेगा, ठीक है, हमें लाइट बिल जो होता है वो भरना पड़ेगा। ये सब खर्चा इस साबुन बनाने के लिए आता है। ये सब जो साबुन बनाने के लिए या कोई भी उत्पादन बनाने के लिए जो भी खर्चा आता है उसे हम कारक लागत कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें हमारी इसमें हमारी जो मजदूरी है वो भी शामिल हो गई, भुगतान शामिल हो गया, या हमारा जो कच्चा माल का जो खर्चा होगा वो भी उसमें शामिल हो गया। अब गौर देने की बात है, ये सब चीज़ें तो उस बिजनेसमैन को देनी ही पड़ती है, लेकिन अगर बिजनेसमैन कहीं पे हमारी फैक्ट्री लगाता है तो उस जगह पर वो भाड़े पे या लीज पे लेता है तो उसका बैच भी उसको देना पड़ेगा। ये सब, ठीक है, ये सब उसका खर्चा आ गया। मानो कि आप एक साबुन बनाने के लिए आपका खर्चा आता है 20 रुपये, तो ये हमारी हो गई कारक लागत, ठीक है। और इस साबुन को फिर कितने को बेचेगा, 25 या 30 रुपीज़ को बेचेगा, क्योंकि इस बिजनेसमैन को उसका जो लाभ है वो भी उसमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो हो गया हमारी कारक लागत या फैक्टर प्राइस, कॉस्ट फैक्टर। यानी कि जो, अब ये आसान से शब्दों में अगर कहे तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो भी खर्चा आता है या किसी वस्तु को बनाने के लिए जो भी खर्चा आता है उसे हम कारक लागत या फैक्टर कॉस्ट के बारे कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि कारक लागत क्या होती है। तो बाज़ार की जो कीमत होती है, ठीक है, जो बाज़ार की कीमत यानी कि जिस भी प्राइस पर आप वस्तु खरीदी करते हो, ठीक है, वो हो गया हमारी बाज़ार कीमत, ठीक है। वह उसमें से क्या करना है, हमारा शुद्ध प्रत्यक्ष कर उसमें माइनस करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये फार्मूला दिया गया है। अब शुद्ध प्रत्यक्ष कर क्या होता है सुन लो। तो आपको शुद्ध प्रत्यक्ष कर समझने के लिए दो जो की कंसेप्ट है वो आपको समझने पड़ेंगे। एक तो हुआ है हमारा अप्रत्यक्ष कर और एक हो गया हमारे सब्सिडी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, देखो अप्रत्यक्ष कर वह होता है जो हमारा जीएसटी होता है, ठीक है। जीएसटी को हम अप्रत्यक्ष कर के तौर पर देख सकते हैं, जो हमें प्रत्येक वस्तु खरीदी करते समय चुकाना पड़ता है, ठीक है। कितनी हम छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अगर चीज़ खरीदी करेंगे तो हमें जीएसटी को चुकाना पड़ता है। वो हो गया हमारा क्या हो गया, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। अब सब्सिडी क्या होती है सुन लो, ठीक है। आप सब्सिडी आपने तो बहुत बार सुना होगा कि सब्सिडी, ठीक है। सब्सिडी आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ड आपको आगे भी बहुत काम आने वाला है। कुछ बहुत सारी कंसेप्ट हमें यहाँ पर क्लियर करने पड़ेंगे, तब सब्सिडी जो है वो बेसिक जो कीवर्ड है वो उसका है। तो सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी में क्या होता है, देखो अब हम फर्टिलाइज़र लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, रशिया जो है, रशिया से हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र लेते हैं, ठीक है। अब रशिया से जब हम फर्टिलाइज़र देते हैं उसको हमारी जो गवर्नमेंट वो लेती है रशिया से, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो 30 किलो की जो बोरी होती है, उस 30 किलो की बोरी की कीमत जो यूरिया होता है हमारा, या फर्टिलाइज़र कोई भी ले लो, तो हम यूरिया जो लेते हैं, इस 30 किलो यूरिया की कीमत जो होती है वो रशिया हमें 1800 रुपये में बेचता है, ठीक है। 1800 रुपये में 30 किलो की यूरिया की बोरी हमारी गवर्नमेंट को रशिया है वो बेचता है। लेकिन क्या होता है, हमारे किसान तो एवढे इतने संपन्न नहीं है कि जो 1800 रुपये बोरी का यूरिया लेकर हमारे उत्पादन करेंगे, तो उनके लिए क्या बचेंगे फिर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो यूरिया है जिसने उसने 1800 रुपये में लिया था, वो किसान को सिर्फ, जो हमारे किसान है उसको सिर्फ देगा 500 रुपये में, ठीक है। अब देखो यहाँ तो सरकार घाटे में आ गई। यहाँ पे सरकार ने क्या किया, 1800 रुपये का जो 30 किलो यूरिया था वो रशिया से लिया, क्योंकि रशिया है वो फर्टिलाइज़र का लार्ज प्रोड्यूसर है। तो इस वजह से क्या किया, रशिया से जो 1800 रुपये में 30 किलो यूरिया हमारे गवर्नमेंट ने खरीदा। लेकिन हमारे किसान जो है बहुत ही गरीब है, या उतने संपन्न नहीं है कि 1800 रुपये क्या 30 किलो यूरिया खरीद सकेंगे और उसका उपयोग जो है हमारे खेत में कर सकेंगे। इस वजह से क्या करते हैं, ये जो गवर्नमेंट है वो 500 रुपये में सिर्फ किसान को से लेती है और यूरिया उसको देती है। ये 500 रुपये तो किसान के पास से उसको आ गए, और लेकिन अब रशिया को उसको 1800 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो उसमें
फिर वो हमारी गवर्नमेंट 1300 रुपये ऐड करती है, यानी कि 1300 रुपये की जो छूट किसान को मिली है यहाँ पर, जो कि सरकार ने दी है, तो उसको हम सब्सिडी कहते हैं। यानी कि अगर हम वैसे देखें तो रशिया से हम 1800 रुपये को जो यूरिया लिया था, तो सरकार अगर उसी 18 रुपये का जो यूरिया है वो किसान को देती है, तो यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट की सब्सिडी होगी वो हो गई 0, यानी कि गवर्नमेंट की जो मदद है किसान को वो 0 रुपये होगी। लेकिन क्या होता है, जो किसान है उसको बोरी सिर्फ वो 500 रुपये हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि उसने 1800 रुपये में ली थी। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, लगभग 1300 रुपये। ये 1300 रुपये जो है किसान के लिए गवर्नमेंट अपने खर्चे से, यानी कि अपने खुद के जेब से भर देती है। इस वजह से ये जो 1300 रुपये सब्सिडी हम कह सकते हैं। यानी कि ऐसी कौन सी भी चीज़ पर गवर्नमेंट ने खुद से वो अपने यानी कि अगर किसी वस्तु को उत्पादन बाहर से मंगाया गया है, उसका आयात किया हुआ, और वो अगर किसान को दिया है, तो उसको जो 1300 रुपये की जो मदद मिली वो हमारी सब्सिडी हो गई। यानी कि जो गवर्नमेंट की जो हमारी है उसकी मदद, ठीक है ना, ये हमारे सब्सिडी हो गई। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें शुद्ध प्रत्यक्ष कर का अगर निकालना है, तो प्रत्यक्ष कर को प्रत्यक्ष कर जो भी है, ये समझ लो 18 रुपये प्रत्यक्ष कर है और सब्सिडी हमारी 13 रुपये। तो हमारा जो शुद्ध प्रत्यक्ष कर इतना आएगा, सिर्फ आएगा 5 रुपये। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। आपको जो सब्सिडी हो, तो आशा करता हूँ कि आपको सब्सिडी का जो कंसेप्ट है वो क्या है वो समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट होने की वजह से एक बार फिर आपको मैं बता देता हूँ सब्सिडी क्या होती है। देखो, सब्सिडी में क्या होता है, अगर कोई चीज़ महंगी है, ठीक है, ये चीज़ महंगी है जो कि हमारे जो लोग हैं उसको खरीद नहीं सकते थे, तो गवर्नमेंट क्या करती है, खुद उस पैसे खुद से वो कुछ पैसे वो उस वस्तु के लिए देती है, और जो फिर हमारी जनता उसको खरीदी करती है। जैसे कि यहाँ पर हमने फर्टिलाइज़र का उदाहरण समझा था, जैसे कि रशिया है, रशिया लार्ज प्रोड्यूसर है हमारा, जो फर्टिलाइज़र लार्ज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो किसान है, किसान को हमारे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, जिससे वो अपना जो फसल है वो अच्छे से उगा पाएगा। लेकिन क्या होता है, जो रशिया है वो हमें 30 किलो जो यूरिया है वो हमारी सरकार को लगभग 1800 रुपये में बेचता है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, एक्चुअल प्राइस मुझे नहीं पता है क्या है। ठीक है, तो 1800 रुपये में ये 30 किलो यूरिया हमारे गवर्नमेंट को ये रशिया बेचता है। लेकिन हमारे जो किसान है वो तो एक तो बहुत छोटे छोटे किसान हैं, उनकी आर्थिक प्रगति इतनी हुई नहीं है कि जो 1800 रुपये का जो यूरिया लेकर वो अपनी फसल को देंगे और फिर उसमें पैसा कमा लेंगे। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, खुद से जो 1300 रुपये है वो अपने जेब से भरती है। ठीक है ना, अब फिर इसको किसान को हम सिर्फ 500 रुपये में यूरिया खरीदना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर 1800 रुपये जो है वो खरीदा गवर्नमेंट ने हमने 1800 रुपये में, लेकिन सिर्फ किसान को दिया कितना, 500 रुपये में। तो किसान को क्या हो गया कि जो 1300 रुपये की जो मदद मिली वो हो गई हमारी सब्सिडी। ठीक है, आपको यहाँ पर अब ये समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर एक अन्य टॉपिक है कि डिप्रेसिएशन क्या होता है। मैंने आपको ये अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी, ये सब बता दिया है। तो आपको अगला जो टॉपिक है वो हमारा मूल्यह्रास होता है। ठीक है, मूल्यह्रास क्या होता है, देखो वो मूल्यह्रास या हमारा जो डिप्रेसिएशन क्या होता है। तो आप जब नई कोई सी चीज़ घर में लाते हो, जैसे कि आपने एक बाइक ली, ठीक है, आपने एक बाइक खरीदी कर ली, लेकिन क्या होता है, आप जब बाइक चलाते जाते हो 1-2 साल के बाद क्या हो जाता है, उसकी जो टायर है वो घिस जाते हैं, यानी कि जो उसके टायर है वो घिस जाते हैं, जिसकी वजह से आपको वो टायर बदलना पड़ता है और आपको 2000 रुपये यहाँ पे खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, तो हो गया हमारा 2000 रुपये का डिप्रेसिएशन। यानी कि हमने जब बाइक नहीं ली थी तब तो उसके टायर ठीक थे, लेकिन उसका हमने यूज़ करने की वजह से क्या हुआ कि उसके टायर वो घिस गए। उस टायर को घिसने की वजह से आपको नया टायर डालना पड़ेगा और 2000 रुपये खर्चे करने पड़ेगा। तो हमारी 2000 रुपये की वो क्या हो गया, डिप्रेसिएशन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक सरल शब्दों में कहे तो पूंजीगत वस्तु में टूट फूट, यानी कि, और दूसरी अगर हम देखें तो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अगर एक मशीन है, ठीक
ठीक है। और ये मशीन चलती रहती है, 2400 घंटे मशीन चलती रहती है, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि उसमें कुछ खराबी आ जाती है। यानी कि अगर उसमें गियर्स है तो गियर्स घिस जाते हैं, तो इस वजह से हमें गियर्स बदलने पड़ते हैं। गियर घिसने जो जितने गियर घिसे उतना मूल्य हमारा डिप्रेस हो गया, यानी कि डिप्रेसिएशन उसका हो गया हमारा। यानी कि अगर जितनी भी एक साल में खराबी उस मशीन में आई और जितने भी हमारा उस पर खर्चा हुआ उसको रिपेयर करने के लिए, वो हो गया हमारा डिप्रेसिएशन। अगला टॉपिक हमारे क्या है, विदेशी से शुद्ध कारक आय। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि जो हमारे नेट फैक्टर इनकम है और अब्रॉड से आने वाली इनकम है हमारे अब्रॉड से इनकम कैसे आती है। देखो, ये जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो लोग हैं वो अमेरिका में जाएंगे काम करने के लिए, कतर में जाएंगे काम करने के लिए, लेकिन जब ये लोग अमेरिका और कतर में काम करेंगे तो वो काम करके फिर अपने परिवार को पैसा भी तो यहाँ से भेजेंगे, लेकिन ठीक है भारत में ये पैसा भेजेंगे। अमेरिका में काम करते होंगे हमारे भारतीय लोग और कतर में भी हमारे भारतीय लोग काम करते हैं, लेकिन वो काम करने के बाद हमारे यहाँ वो अपने परिवार को पैसा भेजेंगे। ये हो गया हमारे जो अब्रॉड से इनकम हमारे देश के लिए होगी, क्योंकि डॉलर में हमको पैसा भेजेंगे। ठीक है, डॉलर में पैसा हमें यहाँ पे भेजेंगे, तो हमारी जो डॉलर की जो इनकम है वो बाहर से, जो हमारे भारतीय लोग बाहर काम करते हैं उनकी वजह से यहाँ पे होने वाली। ठीक है, तो भारत के जो लोग हैं वो अस्थायी रूप से जो अब्रॉड में काम करते, जैसे कि कतर हो गया, यूएई हो गया या अमेरिका हो गया, वहाँ से क्या करेंगे, वो पैसा यहाँ पर भारत में अपने परिवार को यहाँ पर भेजेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारी विदेशी इनकम, यानी कि भारत में बाहर से आने वाला पैसा हो गया है। ठीक है, लेकिन दूसरी बात ये आप समझ लो कि भारत है हमारा, भारत में क्या होता है कि जो छोटे छोटे देश जैसे कि नेपाल हो गया, श्रीलंका यहाँ पे हो गया या म्यांमार हो गया, ये सब यहाँ के जो लोग हैं, शायद ये जो लोग हैं यहाँ पर काम करने के लिए यहाँ भारत में आती है। ठीक है, अब देखो, जब कोई व्यक्ति श्रीलंका से भारत में काम करने के लिए आएगा, ठीक है, वो भी तो अपने परिवार को यहाँ से पैसा भेजेगा। यानी कि जैसे हमारे भारतीय व्यक्ति जब यूएसए में काम करते हैं या अमेरिका में काम करते हैं, तब वहाँ से पैसा अपने परिवार को यहाँ पे भेजते हैं, लेकिन जो व्यक्ति श्रीलंका से हमारे यहाँ भारत में काम करने के लिए आता है, ये तो अपने परिवार को भारत से पैसा श्रीलंका को भेजेगा। ठीक है, तो दोनों प्रकार के यहाँ पर ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। तो यहाँ पर देखा विदेशों से शुद्ध कारक आय क्या होती है। देखो, तो क्या करना है, जो भारत में आने वाला पैसा है विदेशों से, वो और उसमें क्या माइनस करना है, हमें जो भारत से बाहर जाने वाला पैसा है उसे माइनस करना है, और जो भी इसका आंसर आएगा वो हो गया हमारी विदेशों से शुद्ध कारक आय। जैसे कि अगर विदेशों से जो हमारे भारतीय निवासी वो पैसा कमाते हैं कि 200 रुपये, ठीक है, और जो हमारे भारत में जो आने वाले लोग हैं बाहर देशों से और यहाँ पे पैसा कमाते हैं वो 20 रुपये जो अपने देश के लिए भेजते हैं, तो कुल हमारा शुद्ध कारक आय कितनी हो गई, 180 रुपये। ठीक है, ये तो सीधी एक टॉपिक था। अब ये आप अगला कंसेप्ट है अंतरण भुगतान या ट्रांसफ़र पेमेंट, यानी कि अंतरम भुगतान एक तरफा भुगतान होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अंतरम भुगतान एक तरफा भुगतान होता है, जिनके लिए अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा, जो अगर आप कोई वस्तु बनाते हो या आपकी जो सेवा है वो अगर किसी व्यक्ति को देते हो, तब वो बदले में आपको पैसे देता है। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, आप न तो वस्तु बेचते हो न तो कोई सेवा बेचते हो, फिर भी आपको कभी कभार पैसा मिल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतरम भुगतान है, ट्रांसफ़र पेमेंट। ये कब होता है, जब आपको कोई उपहार मिलता है या कोई किसी को आप उपहार देते हो। जब आप किसी को उपहार देते हो तो बदले में वह व्यक्ति आपको कुछ भी नहीं देता, यानी कि वस्तु का न तो सेवा का यहाँ पर आदान प्रदान हो जाता है। और उसी प्रकार जब आपको कोई उपहार मिलता है तो आपने तो उसको कुछ वस्तु न दी नहीं, और न तो आपने उसको कुछ सेवा दी, लेकिन आपको जो गिफ्ट में मिला वो आपका पैसे तो वहाँ पे भी आपको मिले। ठीक है,
उसी प्रकार जो उपहार हो गए, दान हो गया, वृद्धावस्था हो गए, जो पेंशन मिलती है वो वही है। ठीक है। तो आपको भी पता होगा कि भारत की एक जो समस्या है बहुत बड़ी है, वो है हमारी गरीबी। भले ही हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, लेकिन जो हमारे देश के जो गरीब लोग हैं वो अत्यंत दयनीय स्थिति में अभी भी हैं। तो आपने जब सिग्नल में जाते होंगे आप, तो सिग्नल में आपको जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र लगभग 10 साल है, 20 साल है, और कुछ को आपको 40 साल के भी लोग भी यहाँ पर मिल जाएंगे। आपके भी मन में आया होगा, यार इनकी उम्र तो अब स्कूल जाने की थी। हाँ ठीक है ना, स्कूल जाने की थी, पढ़ाई लिखाई करने की थी। आप वो क्या कर रहे होते हो यहाँ पर, जो सिग्नल पर दान मांग रहे होते या भीख मांग रहे होते, क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी, उन्होंने भी खाना खाया नहीं होता। तो कभी कभार वो अक्सर रोने लगते हैं। अगर उनको दान नहीं मिला तो अक्सर वो कभी कभार यहाँ पर रोने लगते हैं। इस वजह से क्या होता है कि आप कभी कभार उनको दान देते तो जब आपने उनको दान दिया तो बदले में उस व्यक्ति ने या उस बच्चे ने आपको कुछ वस्तु ना दी, न तो आपको कुछ सेवा दी, लेकिन आपने जो दान दिया वो भी तो एक पेमेंट ही होगा। लेकिन उस पेमेंट को हम क्या कहेंगे, अंतरम भुगतान की, ठीक है, या ट्रांसफ़र पेमेंट कहेंगे उसका हम। ठीक है। हमारी जो आजकल की जो समस्या है, जो भूखमरी हो गई, बेरोज़गारी हो गई या गरीबी हो गई, ये सब चीज़ें चरम स्थिति पर है अभी इसी काल में। और एक तरफ हम देखेंगे तो जो अडानी हो गए, अंबानी हो गए, इनकी संपत्ति दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो तो हो रही है, लेकिन गरीब जो है वो गरीब ही रह रहा है, या उसके जो विकास की दर है वो बहुत ही कम हो रही है। यानी कि अंबानी की या अडानी की जो संपत्ति है वो अगर एक साल में दुगनी होती जा रही है, लेकिन जो हमारे गरीब वर्ग है या हमारा मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, इनकी जो संपत्ति है, इनकी जो आय के माध्यम है, उनको बहुत कम संसाधन उनके पास उपलब्ध है। इस वजह से क्या हो रहा है, जो भुखमरी हो गई, भुखमरी आपको शायद पता नहीं, मुझको मालूम हो कि नहीं, भारत की सबसे बड़ी समस्याओं से एक है भुखमरी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एक टाइम पे खाना मिलता होगा, जैसे कि फुटपाथ में जो भीख मांगने वाले जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिनको हंसने खेलने के दिन थे या स्कूल जाने के दिन थे, वो वहाँ पर क्या कर रहे होते, भीख मांग रहे होते। ठीक है ना। बहुत मतलब एक तरफ तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी हो रही है, दूसरी तरफ ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन जब भी आप उस बच्चों को दान देते हो तो उस दान को हम अंतरम पेमेंट या ट्रांसफ़र पेमेंट के तौर पर हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा आपको कोई भी सेवा या कोई भी वस्तु बदले में नहीं देता है। अब कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, यानी कि पूंजी उत्पादन अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पे आपको शब्द से ही यहाँ पर अर्थ समझ आएगा कि पूंजी उत्पादन और पूंजी उत्पादन अनुपात, यानी कि जो हमारी पूंजी होती है और जो उत्पादन होता है उसका अनुपात। जैसे कि अगर मेरी पूंजी है 200 रुपये और मेरा उत्पादन ठीक है 20 वस्तु है, तो यहाँ पर जो मुझे एक वस्तु बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा। ठीक है, मेरी पूंजी है, यानी कि मेरे पास 200 रुपये है और मैंने जो वस्तु बनाई है वो 20 वस्तु बनाई है। ठीक है ना। तो जो ये पूंजी हो गया हमारे, ठीक है, ये पूंजी हो गए हमारे 200 रुपये और जो मैंने वस्तु बनाई वो हो गई 20 रुपये। और ये जो आंसर आएगा ये हो गया हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी कि पूंजी उत्पादन अनुपात। तो ये कितना होगा, लगभग 10 रुपये। ठीक है। तो हमारा जो पूंजी उत्पादन अनुपात हो गया वो है 10 रुपये। ठीक है, आपको तो समझ में आया होगा, आशा करता हूँ मैं। तो यह हो गया हमारा पूंजी उत्पादन। यहाँ पर इसके देखो, यहाँ पर ये फार्मूला दिया हुआ है कि पूंजी डिवाइडेड बाय उत्पादन, यानी कि जितनी भी आपके पास पूंजी थी वह और जितना उत्पादन आपने उसमें से तैयार किया उसका डिवाइडेड बाय में आप लिख देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ये जो होगा हमारा पूंजी उत्पादन अनुपात यहाँ पर होगा। ठीक है। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं कि 100 इकाई या उत्पादन करने के लिए आपके पास 1 लाख रुपए की आवश्यकता होगी, यानी कि आपकी पूंजी कितनी हो गई, 1 लाख रुपए। ठीक है, 10,000 1 लाख, और आपने कितने इकाइयाँ यहाँ पे प्रोड्यूस की, तो 100। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आने वाला है वो कितना होगा, 1,000 रुपये। ठीक है ना। आपको ये तो समझ आया कि उत्पादन आपने कितनी इकाइयाँ प्रोड्यूस की,
100 और आपके पास पूंजी कितनी थी 1,00,000 रुपये, ठीक है ना। तो 1,00,000 रुपये हमारी क्या हो गई, पूंजी हो गई। अब पूंजी में जितना आपने उत्पादन किया उसको डिवाइडेड बाय में यहाँ पर करने, और इस पर बाद जो भी आपका अनुपात यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1,000 रुपये, ठीक है। 1,000 रुपये आ गया, ये हो गया हमारा पूंजी उत्पादन अनुपात। यहाँ पर ये उदाहरण भी दिया हुआ है यहाँ पर। अब उसी प्रकार उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया फिर 50,000 रुपये यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या है पूंजी, और जो हमारा उत्पादन केवल 500 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करने का है फिर जो ठीक है 50,000 है, 50,000 हमारी पूंजी थी और इससे से हमारे 500 क्या किया, हमने पूंजी उत्पादन किया। तो हमारे यहाँ पर क्या हो गए, जो 500 होगा, ठीक है। यहाँ पर ये उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये देखो, एक उच्च प्रकार अनुपात के लिए पूंजी आदि की आवश्यकता होगी और अर्थव्यवस्था कम दक्षता या उत्पादकता आदि होगी, इसके विपरीत सत्य। यानी कि अगर हमारा अनुपात अधिक होगा तो हमें पूंजी की आवश्यकता भी अधिक होगी। यानी कि अगर यहाँ पे देखो दोनों उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या बताए हुए हैं, 1,00,000 रुपये एक व्यक्ति के पास थे, तो उसने क्या किया 100 वस्तु का उत्पादन यहाँ पे किया, ठीक है। और एक व्यक्ति के पास यहाँ पर 50,000 रुपये थे और उसने कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया, अगर 100 इकाई, इसने भी 100 इकाई का यहाँ पर उत्पादन किया। लेकिन अब जब इनका अनुपात आएगा, ठीक है, इसका अनुपात क्या आएगा 1,000 रुपये। यहाँ पर मैंने 1,000 लिया था, यहाँ पे हमें 1,00,000 लेना था, ठीक है, 1,10,000, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1,000 रुपये यहाँ पर हमारा अनुपात आएगा, ठीक है। लेकिन इसका अनुपात क्या आएगा, या इसका अनुपात आएगा 500, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो अनुपात है यहाँ पर अधिक है और ये जो यहाँ पर अनुपात है वो है कम है। तो उसने यहाँ पर क्या, उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर अनुपात अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, यानी कि अगर अनुपात हमारा अधिक होगा तो जाहिर सी बात है पूंजी की आवश्यकता हमें अधिक होगी। अनुपात अगर हम कम है तो हमारी पूंजी की आवश्यकता भी कम होगी, क्योंकि ये देखो यहाँ पर अनुपात 1,000 रुपये का है, तब हमें कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी सेम वस्तु को उत्पादन करने के लिए 1,00,000 रुपये की। लेकिन अनुपात अगर हमारा 500 हो जाता है तो हमें पूंजी की कितना आवश्यकता पड़ेगी, सिर्फ 50,000 रुपये। यानी कि अनुपात जितना अधिक होगा उतनी पूंजी की हमें अधिक ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर एक और कंसेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि आयकर क्या होता है, ठीक है। आयकर यहाँ पर क्या होता है, तो आयकर एक सिंपल सी एक कंसेप्ट है। तो देखो, अगर मैं 10 पेन, जो पेन है वो मेरे पास मैंने 10 प्रोड्यूस किए, ठीक है, और इसकी जो खर्चा आया मेरा, तो उसको एक पेन बनाने के लिए मेरे 1 रुपये खर्चा आएगा। तो ठीक है, मैंने 10 पेन प्राइस, ठीक है, तो मैंने 10 पेन उत्पादन किए और इस एक पेन को बनाने के लिए मुझे कितना खर्चा है 1 रुपया, ठीक है। तो क्या होगा, ये 10 पेन बनाने के लिए मुझे कितना खर्चा आएगा 10 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे 10 पेन न बनाकर मुझे और एक इकाई बढ़ानी है, यानी कि मुझे 11 पेन अभी यहाँ पर बनानी है, ठीक है, और यहाँ पे खर्चा कितना है हमारा 1 रुपया, और जब तब मुझे खर्चा कितना आएगा यहाँ पे 11 रुपये। जब मैंने 10 पेन बनाए 1 रुपया खर्चे के तौर पर, तो मुझे 10 रुपये यहाँ पे खर्चा आ गया, क्योंकि एक पेन बनाने के लिए मुझे 1 रुपया लगता है, तो 10 पेन बनाने के मुझे 10 रुपये लगेंगे। लेकिन मैं अगर सोचता हूँ कि मुझे 10 पेन न बनाकर मुझे 11 पेन बनाने, ठीक है, अगर मुझे 11 पेन बनाने हैं और जो एक पेन बनाने के लिए मुझे 1 रुपया लगता है, तो 11 पेन बनाने के लिए मुझे 11 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि देखो, एक अतिरिक्त इकाई बनाने के लिए उत्पादन करने के लिए आवश्यक पूंजी या निवेश की अतिरिक्त इकाई को दर्शाता है। यानी कि मैं अगर एक पेन की इकाई बढ़ाता हूँ तो मुझे 1 रुपये की और आवश्यकता पड़ेगी। ये हो गया 1 रुपया हो गया हमारा आयकर, ठीक है। अब देखो माल के प्रकार क्या क्या होते हैं। यहाँ पर देखो माल के प्रकार, कच्चा माल, मध्यवर्ती माल और
जो अंतिम माल, ठीक है। अब कच्चा माल तो आपको मैंने पहले बता दिया क्या होता है कि जैसे हम कपास का उदाहरण देते हैं, जब जो कपास होता है हमारा, जब वो खेत में होता है या उसको खेत में वो जो कपास की जो फसल होती है वो उगती है, और जब कपास हम उस फसल से निकालते हैं वो होगा हमारा कच्चा माल, ठीक है। लेकिन यही माल जब फैक्ट्री में जाता है, ठीक है ना, यही माल जब फैक्ट्री में जाता है और उस पर किसी केमिकल को डालने के बाद उसके कुछ प्रोसेस किया जाता है, वो हो गया हमारा मध्यवर्ती माल। और लेकिन बाद में सिर्फ इस केमिकल युक्त जो कपास था हमारे, इसके प्रोसेस होकर जब एक कपड़ा बनता है वो हो गया हमारी अंतिम वस्तु, ठीक है। ये हो गया हमारी अंतिम वस्तु। ये मैंने आपको ये पिछले बार भी बताया था कि जो कच्चा माल था ये हमारे जो डायरेक्टली खेत में जो उत्पादन होता है उसका, वो हो गया हमारा कच्चा माल। लेकिन मिलिटरी वस्तु वो हो गई जिस पर कुछ प्रोसेस हुई है और कुछ प्रोसेस अभी होने वाली है या बाकी है, उसे हम मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। लेकिन सभी प्रोसेस होने के बाद जो उत्पादन निर्माण होता है वो हो गया हमारा अंतिम वस्तु। उस पर अभी कौन सी भी प्रोसेस होने वाली नहीं है, वो हो गया हमारा अंतिम वस्तु। और यहाँ पर एक पूंजीगत माल भी यहाँ पर दिया हुआ है। पूंजीगत माल क्या होता है, देखो अब पूंजीगत माल यानी कि जैसे कि हम मशीनरी लेते हैं जिससे हम फिर से पूंजी निर्माण करते हैं। हमारी अंतिम वस्तु तो एक मशीनरी की फैक्ट्री है, देखो, जो कि बर्तन बनाने के काम करती है, ठीक है। एक फैक्ट्री है और उसने एक मशीन तैयार की, ये मशीन क्या करती है कि बर्तन बनाती है, ठीक है। जो हमारे बर्तन होते हैं वो बर्तन ये मशीन बनाती है। तो इस फैक्ट्री की अंतिम वस्तु तो ये मशीन हो गई, क्योंकि इस पर अभी इस फैक्ट्री में कोई भी प्रोसेस होने वाली नहीं है, इस वजह से ये मशीन तो इसकी अंतिम वस्तु हो गई। लेकिन ये मशीन जब तैयार होगी तो ये क्या करेगी, बर्तन बनाएगी हमारे, जैसे कि पानी पीने के लिए हो गए या और कुछ चीज़ें के लिए जो बर्तन हमें यहाँ पे बनाएंगे। तो ये वस्तु जो होती है वो फिर से पूंजी का निर्माण करेगी। तो इसे क्या कहते हैं, हम उस मशीन को पूंजीगत माल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि भवन हो गए, भवन से हम अगर भवन बनाते हैं तो यहाँ पर पैसे कैसे कमाते हैं हम, जैसे किराए हो गए, वाहन से अगर हम भाड़ा अगर ले जाते हैं किसी का तो वहाँ पे हम पैसा कमाते हैं, जैसे कि मशीनरी हो गई, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे क्या है, पूंजीगत माल मध्यवर्ती माल क्यों नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो पूंजीगत माल होता है यानी कि जो मशीन होती है जी, उस मशीन के द्वारा कोई और उत्पादन तैयार किया जाना वाला है, वो मध्यवर्ती माल क्यों नहीं है, यानी कि जो मध्यवर्ती माल क्यों नहीं है, क्योंकि मध्यवर्ती जो माल होता है उस पर कुछ प्रोसेस बाकी होती है, ठीक है। लेकिन जो पूंजीगत माल है उस पर सब कुछ प्रोसेस हो चुकी होती है और उस फैक्ट्री में फिर से उस पर कोई भी प्रोसेस किसी भी प्रकार की नहीं होती, इस वजह से वो मध्यवर्ती माल होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया, पूंजीगत माल अन्य सामानों के उत्पादन का समर्थन करते हैं, यानी कि वो उसके द्वारा अन्य और वे स्वयं रूपांतरित नहीं होते, यानी कि वो तो रूपांतरित नहीं होते लेकिन जो अन्य सामान है उसका वो उत्पादन करते हुए अपने अंतिम उत्पादन और फिर एक विशेषता उनकी है, वो अंतिम उपभोक्ता के पास ही रहते हैं, यानी कि वो अंतिम वस्तु है उस फैक्ट्री की और वो उपभोक्ता के पास ही रहते हैं। अब यहाँ पे देखो जो वर्गीकरण है जो माल होता है उसका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। जो हमारा माल होता है वो 3 प्रकार का माल होता है, ठीक है। कच्चा माल आपको जो कपास यहाँ पर हम देख सकते हैं या कॉटन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। मध्यवर्ती माल भी आपने देखा कि जो कलर युक्त जो कॉटन है वो हमें मध्यवर्ती माल में दिखेगा। और अंतिम वस्तु के रूप में हमें कौन सा माल दिखेगा, जो हमारे क्लॉथ होते हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर क्लॉथ होते हैं, ठीक है। माल का हम 3 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या वर्गीकरण उसका कर सकते हैं, कच्चा माल, मध्यवर्ती माल और अंतिम माल। कच्चा माल में आएगा हमारा जो खेत में उत्पादन हो रहा है जो कपास। मध्यवर्ती माल में क्या आएगा, इसमें कुछ प्रोसेस हुआ जो कपास है जो फैक्ट्री में है वो हमें मध्यवर्ती माल में दिखेगा, और उस प्रोसेस हुए कपास को फिर से प्रोसेस किया जाएगा और अंतिम माल के रूप में यहाँ पे क्लॉथ निकलेगा या किसी का शर्ट, किसी की पैंट, ये सब यहाँ पे निकलेगा, तब वो क्या हो गया, अंतिम माल, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, जो अंतिम माल ये जो है इसको भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते, जैसे कि उपभोक्ता माल और पूंजीगत माल, ठीक है। तब अंतिम वस्तु में 2 प्रकार के माल निकलते हैं, ठीक है। एक उपभोक्ता माल यानी कि जिसका उपभोग किया जाता है, जैसे कि हमारे कपड़े हो गए या पिज़्ज़ा हो गया, ये जो अंतिम माल है इसका हम उपभोग करते हैं, पिज़्ज़ा को खाते, कपड़े को पहनते। इस वजह से क्या हुआ,
इन मालों का हमने क्या किया, उपभोग किया। लेकिन जो पूंजीगत माल होता है, ठीक है, ये जो पूंजीगत माल होता है इसका उपभोग किया नहीं जाता, इससे वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि हमारी मशीनरी हो गई, मैंने आपको पहले ही बताया, जो मशीनरी होती है वो अगर वो किसी चीज़ को बनाने के लिए तैयार की जाती है वो तो अंतिम वस्तु हो गई, लेकिन इससे क्या होगा कि इसका उपभोग तो नहीं होगा, लेकिन उससे क्या किया जाएगा, उत्पादन का निर्माण किया जाएगा। जैसे हम कैपिटल गुड या पूंजीगत माल कह सकते हैं। और फिर से इसमें क्या किया है, जो उपभोग का माल जो होता है हमारा, जैसे कि पिज़्ज़ा हो गए, कपड़े हो गए, इनको फिर से दो भागों में विभाजित किया है, एक टिकाऊ और एक गैर टिकाऊ। अगर हम कपड़े को देखते हैं तो थोड़ा सा टिकाऊ तौर पर दिखता है, और गैर टिकाऊ देख पिज़्ज़ा वगैरह जो हम खाते हैं वो टिकने का उसमें कोई चांस ही नहीं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रवाह बनाम स्टॉक। प्रवाह क्या होता है, देखो वार्षिक आय होती है, यानी कि मैं कितने वर्ष में या एक माह में कितना कमा रहा हूँ, ये हो गया मेरा प्रवाह। और मैं एक दिन यानी कि 1 जनवरी को मेरे पास कितनी संपत्ति है, वो हो गया मेरा स्टॉक। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि भारत का जो सामान्य निवासी है वो किसे कहा जाता है, भारत का जो सामान्य निवासी तो वो किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो साधारणतः भारत में रहता है, यानी कि जो भारत में रहता है उसे भारत का निवासी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक आपको कन्फ्यूजन निर्माण होगा कि जो भारत नागरिक है और वो भारतीय जो निवासी है वो अलग अलग होते हैं। भारत का नागरिक वह होता है जिसका जन्म भारत में हुआ है और उसका जीवन का जो अधिकतर काल है वो भारत में ही बिताएगा, उसे हम भारतीय नागरिक के तौर पर हम कह सकते हैं। लेकिन जो भारतीय निवासी है, यानी कि जो भारत में रहने वाला है, वो हो सकता है विदेशों से हो, वो लेकिन भारत में रह रहा है और वो 1 साल से अधिक रह रहा है, तो उसे हम भारतीय निवासी कह सकते हैं। ठीक है, अब जिसका आर्थिक हित इसका आर्थिक हित केंद्र में भारत केंद्र में हो, यानी कि उसका जो आर्थिक हित है वो भारत में हो, यानी कि वो उपभोग भी भारत में ही करे, उत्पादन का निर्माण भी भारत में ही करे, तो ऐसे जो इसका आर्थिक हित भारत का केंद्र हो, यानी कि भारत के केंद्र में उसका आर्थिक हित हो, ऐसे को हम भारत का सामान्य निवासी कह सकते। ध्यान दें, तो यहाँ पर एक ध्यान देने का कह रहे हो, भारत में 1 वर्ष से या अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति को सामान्य भारत में रहने वाला माना जा सकता है। सामान्य निवासी भारत का नागरिक हो सकता है या नहीं, मैंने आपको बताया, भारत के जो सामान्य निवासी है वो भारत का नागरिक तो होता ही है। जो भारतीय नागरिक है वो तो जाहिर सी बात है भारत का निवासी तो है ही, क्योंकि वो भारत में ही रहेगा। और कुछ भारतीय जो नागरिक है वो भारत के बाहर भी रह सकते, लेकिन जो बाहर से लोग आए हुए हैं जिनको 1 साल से अधिक समय का हुआ है वो भी भारत के निवासी है। यहाँ पर एक भारत में उत्पादन उपभोग निवेश मैंने आपको पहले बताए थे कि उसका जो आर्थिक हित है वो भारत के केंद्र में होना चाहिए। ठीक है, अब सामान्य निवासी में कौन कौन शामिल होते हैं, देखो विदेशों में भारतीय दूतावास में काम कर रहे भारतीय। ठीक है, सामान्य निवासी कौन कौन है, विदेश में जो भारतीय जो दूतावास है उसमें जो काम कर रहे हैं भारतीय लोग हैं वो हमारे सामान्य निवासी होते हैं। उदाहरण के लिए राजदूत आदि। ठीक है, 1 वर्ष से अधिक समय में भारत में रहने वाला विदेशी नागरिक, यानी कि जो विदेशी नागरिक है लेकिन 1 साल से अधिक वो यहाँ पर रह रहे हैं उसे सामान्य निवासी हम कह सकते हैं। सामान्य निवासियों में कौन शामिल नहीं है, ठीक है, उसमें कौन शामिल नहीं है सामान्य निवासियों में, देखो विदेशों में भारतीय दूतावास में काम कर रहे विदेशी, यानी कि हमारा जो दूतावास है जैसे कि यूएसए में हमारा दूतावास है तो उसमें कुछ भारतीय लोग भी काम कर रहे होंगे और कुछ उस देश के भी। तो भारतीय जो निवासी वो तो हमारे सामान्य निवासी है, लेकिन जो भारतीय निवास में या भारतीय दूतावास में जो विदेशी काम कर रहे हैं वो तो हमारे सामान्य निवासी में नहीं दे सकते। या और जो WHO हो गया, IMF हो गया, ये जो कार्यालय हमारे भारत देश में है उसमें जो विदेशी काम करते हैं उनको भी सामान्य निवासी के तौर पर नहीं देखते। चौथा, 1 वर्ष से कम अवधि के लिए भारत में, हाँ ठीक है, 1 वर्ष से अधिक, अगर 1 वर्ष से कम के लिए कोई भारत में रहता है तो उसे तकनीकी विशेषज्ञ हमें देखने को मिलते हैं, तो वो भारत सामान्य निवासी हमें उसे नहीं कहना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कुछ कंसेप्ट है, जैसे कि मैंने आपको अध्याय का जो चालू हुआ था तब मैंने आपको बताया कि जो GDP वगैरह है वो नीचे आपको अच्छे से बताया गया है। तो यहाँ पर आप बता दिए GDP क्या होता है, GNP क्या होता है। ठीक है, तो
मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक रैंडमली दिया हुआ है कि कहीं पे अगर यहाँ पे जीडीपी दिया, फिर यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर एक रैंडमनेस से दिया हुआ है। यहाँ पे जीडीपी दिया, देखो यहाँ पर आपको पता चलेगा यहाँ पे जीडीपी दिया, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली जीएनपी दिया और फिर जीएनपी और जीडीपी का संबंध बताया गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जीडीपी बताया गया, तो हम क्या करेंगे, फिर पहले हम जीडीपी को देखेंगे, ठीक है, ठीक है ना। एक जीडीपी को देखेंगे, फिर जीडीपी के मूल्य ह्रास को देखेंगे। यानी कि अगर हम जीडीपी की शुरुआत करेंगे तो उसकी 4 संभावना जो होती है उसको देखेंगे, और उसके बाद जीएनपी जो होती है, जो उसकी 4 संभावना है, उसको हम वो आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ठीक है, मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे यहाँ पर, वो देखते हैं, देखो, ठीक है। तो अब देखो जीडीपी क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूँ, आपको जो किताब में ये सब कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होंगी, लेकिन वो यहाँ पे रैंडमनेस से बताया गया था, एक मैंने सीरीज वाइज यहाँ पे बताया है जो कि आपकी समझ में जल्दी से आएगा। तो यहाँ पे जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तु का कुल मूल्य, ये तो आपको पता ही होगा कि जो ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा कि क्या होता है, ठीक है। ठीक है, एक बार फिर आपको मैं बता दूँ कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी जो होता है उसमें जो हमारी अंतिम वस्तुएं होती है देश की, प्लस जो भारत में दी जाने वाली जो सेवाएं होती है, तो उन सेवाओं की जो मात्रा होती है, उन मात्राओं का मूल्य, यानी कि सेवा जितनी हमारे भारत में दी गई उनका मूल्य, प्लस ये जो वस्तुएं हमारे भारत में जो या किसी भी राष्ट्र में तैयार की गई है उनका मूल्य, इसको हम जीडीपी के तौर पर देखते हैं। यानी कि उनके जो कैलकुलेशन आएगा उन दोनों को मिलाकर उसे हम जीडीपी कहते हैं, ठीक है। अब देखो जीडीपी तो ये हो गया, अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट है शुद्ध घरेलू जीडीपी, यानी कि शुद्ध जीडीपी, ठीक है। शुद्ध घरेलू उत्पाद, यहाँ पे क्या था, सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पे शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है ना। तो नेट जीडीपी क्या होता है ये देखो अब। तो इसमें क्या करना है जो आपको, इस जीडीपी में ये जो ऊपर की जो जीडीपी थी ये तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन ये डिप्रेसिएशन इसमें माइनस करना पड़ेगा आपको। देखो जीडीपी क्या हो गया हमारी, यहाँ पे आपको जीडीपी तो मैंने बताया, तो वही जीडीपी इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा हमें, डिप्रेसिएशन। जैसे कि अगर हमारी जो पूंजी निर्माण हुई थी उस एक वर्ष के दौरान, उसमें जो भी ह्रास हुआ, मैंने आपको मूल्य ह्रास तो बताया था कि एक मशीन की घिसावट, हाँ ठीक है, उस घिसावट को, और इसी तरह देश की जो सभी जो मूल्य का हमारे ह्रास हुआ उस वर्ष के दौरान, उसी को क्या करना है हमें इस जीडीपी में से माइनस करना है। तो ये क्या आएगा फिर, हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद। जैसे कि देखो हमारा जीडीपी अगर 2022 ले लो, ठीक है, 2022 में हमारा जीडीपी अगर 15,000 है मान लो, ठीक है, और हमारा जो डिप्रेसिएशन है क्या हो गया कि ये तो हमारा जीडीपी हो गया, यानी कि हमारे जो वस्तुओं का और सेवा का उत्पादन जो उनका मूल्य है वो 15,000 तो आ गए। लेकिन उसी 2022 में क्या होगा कि जो डिप्रेसिएशन है, यानी कि जो हमारी जो पूंजी थी, जैसे कि फैक्ट्रियों में जो बहुत सारी मशीनें थी उनकी घिसावट वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें, उनका मूल्य था समझो 2,000 रुपये, ठीक है। तो हमारा जो शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होगा, 13,000, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया शुद्ध घरेलू उत्पाद। जीडीपी आपको समझ में आएगा, और शुद्ध घरेलू उत्पाद भी आपको समझ में आया ही होगा। उसके बाद आता है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ये जीडीपी की बात चल रही है, यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पे घरेलू उत्पाद है और यहाँ पे घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो यहाँ पे है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, ये किसके बराबर होता है, जो एक वर्ष के दौरान सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य, ठीक है। यानी कि बाजार मूल्य पर घरेलू उत्पाद इज इक्वल्स टू एक वर्ष के दौरान सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य। तो आप सोचेंगे फिर जीडीपी में और इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है ना। यानी कि जीडीपी में जितना भी देश में जो उत्पादन किया है उसका मूल्य ही तो है, और यहाँ पे एक वर्ष के दौरान सभी अंतिम
वस्तुओं का और सेवा का उत्पादन मूल्य बाजार है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको गौर करनी होगी कि यहाँ पर एक शब्द है बाजार मूल्य, और जीडीपी में क्या है, कुल मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो, जब भी जीडीपी की बात की जाएगी एक आधार वर्ष मान लिया जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा शायद 2011 या 12 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यह हमारा 2012 वर्ष आधार वर्ष मान लिया गया। ठीक है, तो जब भी हम आपने कभी सोचा नहीं होगा कि जब भी जीडीपी की बात होती है तब हमेशा हम कहते कि हमारी जीडीपी बढ़ गई या हमारी जीडीपी कम हो गई, इतने इतने परसेंट में जीडीपी हमारी बढ़ी, इतने इतने परसेंट में हमारी जीडीपी नीचे आ गई। तो आप भी सोच रहे होंगे कि जीडीपी की तुलना किससे हो रही है, यानी कि अगर ये जीडीपी है ये कम है या अधिक है, ये कैसे डिसाइड होगा। अब ये तभी डिसाइड होगा जब इसकी तुलना किसी और जीडीपी से, यानी कि किसी आधार वर्ष की जीडीपी से की जाएगी। तो हमने क्या किया है, जो 2012 की हमारी जो जीडीपी थी, ये मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे 2012 की जीडीपी। अब हम क्या करते हैं, अगर हमारी उस समय हमारी जीडीपी मान लो कि 100 रुपये है। ठीक है, 2012 पे हमारी जीडीपी मान लो 100 रुपये है। तो हम 2022 में क्या करेंगे, 22 या 23 में, तो अगर हमारी जीडीपी हो गई 102, तो हम तुलना किससे करेंगे, 2012 से करेंगे कि हमारी जो जीडीपी है 2012 से ऊपर गई है, 2012 से 2% बढ़ी है। ठीक है, ये हो गया हमारा आधार वर्ष और ये हो गया हमारा करंट वर्ष। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक आपकी एक मिस जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि क्या होती। ठीक है, तो आप जीडीपी अर्थव्यवस्था, आपको शायद लगता होगा कि अर्थव्यवस्था यानी कि जो पैसे हो गए उनका लेन देन या पैसे से संबंधित जो भी है वो अर्थव्यवस्था में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्थव्यवस्था में पैसे का कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, वस्तु और उस वस्तुओं का आदान प्रदान या सेवाओं का आदान प्रदान, यानी कि वो अर्थव्यवस्था हो गई। या एक देश में कितने वस्तुओं का उत्पादन हुआ और कितने देश में सेवाओं का कितना उत्पादन हो। इस समझो कि सेवा की जो यूनिट है वो 30 यूनिट हमारे यहाँ पर उत्पादन हो गई, और फिर जो हमारी वस्तु है वो 70 यूनिट यहाँ पर हमारी उस वस्तुओं का उत्पादन होगा। तो हमारी जो इकोनॉमी है या हमारी जो जीडीपी है वो कितनी आएगी, 100, यानी कि इनकी मात्रा कितनी आएगी, ये आएगी 100। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि हमें इनकी मात्रा में अगर हम कहें तो थोड़ा अजीब सा होता है या थोड़ा सा मिसकैलकुलेटिव भी होता है। तो हम क्या करते हैं, इस जो 30 यूनिट है हमारे सेवाओं के, इनकी कितनी कीमत है ये देखते हैं पहले। ठीक है, अगर हम सोचते हैं कि इनकी जो 30 जो यूनिट है सेवाओं की, इनकी कीमत है 300 रुपये। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 300 प्लस इन 70 वस्तुओं की कीमत कितनी। ठीक है ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आया होगा। इस 70 वस्तुओं की कीमत कितनी है, लगभग 700 रुपये। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारी जीडीपी 1000 रुपये की है। तो ये क्या होता है, जो वस्तु होते हैं उसकी कीमत ये जीडीपी हमारी यहाँ पे होती है। तो क्या होता है फिर, आपको तो यहाँ पर एक गौर देने की बात ये है कि ठीक है, यहाँ पे एक गौर करने की बात है कि जीडीपी जब आधार वर्ष था, यानी कि 2012 हमारा जो आधार वर्ष था, तब एक साबुन की कीमत थी 20 रुपये। जाहिर सी बात है उसी चीज़ की कीमत 2023 में 21, 22 या 25 रुपये हुई होंगी। तो 2012 में अगर हमारी वस्तुओं का उत्पादन 10 हुआ होगा, ठीक है, तो 10 साबुन का उत्पादन 20 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 200 रुपये। ठीक है, तो उस समय 2012 में हमारी जीडीपी कितनी थी, 200 मान लीजिए। लेकिन अगर इस समय भी हमारी जीडीपी की जो वस्तु है वो 100 ही रहेगी, यानी कि उस साबुन की यूनिट है 100 ही रहेगी, लेकिन इसकी जो कीमत है वो बढ़ गई, हो गई 23 रुपये। तो यहाँ पर क्या होगा, 230 रुपये हमारी जीडीपी आ जाएगी। लेकिन हम अगर देखें तो वास्तव में कुछ यहाँ पर जीडीपी की में वृद्धि नहीं हुई, यानी कि 2012 में 20 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था और 2030 में भी 20 वस्तुओं का उत्पादन होगा। लेकिन क्या था, इस वस्तु का जब 2012 में कीमत देखेंगे हम तो वो थी
10 रुपये मान लो, तो यहाँ पर क्या हो गया, 200 रुपये हमारी जीडीपी हो गई। उसी 2023 को हम लेंगे तो उस 20 वस्तु की 20 वस्तु जो थी, जिनकी एक वस्तु की कीमत थी अगर 12 रुपये, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगी, 240 रुपये यहाँ पे जीडीपी होगी। यहाँ पे हमें जीडीपी तो वृद्धि यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि पहले हमें 2012 में जो हमारी जीडीपी थी वो थी 200 रुपये, और जो हमारे 2023 की जीडीपी थी वो 240 रुपये। तो इसमें वृद्धि हो गई जीडीपी में, लेकिन ये वास्तविक वृद्धि नहीं है, इनकी कीमत के बढ़ने की वजह से इनकी जीडीपी बढ़ी है। जीडीपी तो हमारी ये होगी, हमारी जीडीपी 2012 में 20 यूनिट थी और 2023 में 20 यूनिट थी, यानी कि वास्तविक जीडीपी में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इनमें जीडीपी जो परिवर्तन हुआ है वो कीमतों को बढ़ने की वजह से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है, यहाँ पर क्या होता है, बाज़ार में जो मूल्य है, यानी कि जिस वर्ष के दौरान जितनी भी वस्तु उत्पादन हुआ उस वर्ष में जो वो कीमतें थी, उन कीमतों के आधार पर जो मूल्य आएगा उसे हम सकल मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद कहे जाएंगे। यानी कि 2012 का अगर हमें 2023 का अगर हमें बाज़ार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, वो जो सभी वस्तुएं थी और उन वस्तुओं का जो आज की कीमत चल रही है, यानी कि वर्तमान की जो कीमत चल रही है, वर्तमान में जो बाज़ार कीमत है उसके आधार पर उनका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पादन एक यहाँ पर टॉपिक है, बाज़ार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पादन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे निकालना होता है, ये तो आपको मैंने बता दिया, जो बाज़ार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पादन क्या होता है, ये होता है। तो फिर इसमें से क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी हमें माइनस करनी है, तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है, ये देखो। इसमें क्या होता है, जो जीडीपी होती है, हमारी जीडीपी के बारे में तो मैंने पहले आपको बता दिया था कि जीडीपी क्या होती है, जो हमारे देश में जो उत्पादन हुआ और जो सेवा हुए उनका जो मूल्य होता है वो, प्लस हमारी जो शुद्ध विदेशी आय होती है, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये हो गया हमारा जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक बात आती है कि शुद्ध विदेशी आय क्या होती है। देखो, शुद्ध विदेशी आय में इसके पहले भी आपको बता दिया था कि भारत का जो बाहर जाने वाला पैसा, ठीक है, और उसके बदले में भारत के बाहर से आने वाला पैसा, यानी कि जो हमारे जो भारतीय लोग हैं बाहर काम करने वाले, उनसे मिलने वाला जो पैसा था, माइनस जो विदेशी लोग हैं भारत में काम करने वाले, उनसे भारत से बाहर जाने वाला पैसा, अगर इनको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया मेरी शुद्ध विदेशी आय, ठीक है। तो जीडीपी और शुद्ध विदेशी आय को हम प्लस करेंगे तो ये हमारे जीएनपी हो गए, ठीक है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, जीएनपी माइनस मूल्य राशि, यानी कि हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है। अगर हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन हमें आपने पहले देख लिया, तो इसमें से क्या करना है, जो मूल्य राशि, यानी कि जो हमारी मशीनरीज हो गई या दूसरी भी कोई चीज़ हो गई, जितना भी मूल्य राशि का भी मैंने कंसेप्ट आपको ऊपर बता हुआ था, तो उसका अगर उस मूल्य राशि को हम यहाँ पे माइनस करेंगे जीएनपी से, तो वो गया हमारी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन या शुद्ध जीएनपी हो गई हमारे, ठीक है। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि कारक लागत पर एनएनपी। अब एनएनपी क्या होती है, देखो, बाज़ार मूल्य पर एनएनपी। अब एनएनपी क्या होती है कि जो राष्ट्रीय इनकम होती है हमारी, वो कारक लागत पर एनएनपी होती है, ठीक है। और कारक लागत पर एनएनपी इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ठीक है। ये तो आपको समझ में आएगा, आसान सी बात है। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ जीएनपी है एनएनपी में, तो जो बाज़ार मूल्य है, बाज़ार मूल्य पर एनएनपी लेनी है हमें, और उसमें क्या करना है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है और जो सब्सिडी है उसमें माइनस कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमें कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने जीडीपी देख ली,
ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद भी देख लिया, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी देख लिया। मैंने आपको बताया यह थोड़ा सा रैंडमनेस से दिया हुआ है, लेकिन हमने एक एक करके यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, ये देख लिया। उसके बाद जीडीपी कॉस्ट फैक्टर, जीडीपी एट कॉस्ट फैक्टर ये भी देख लिया। जो ये नेशनल इनकम भी देख लिया, राष्ट्रीय कारक लागत पर एनएनपी ये भी देख ली। यानी कि सब कुछ यहाँ पर हमने देख लिया है। ठीक है, तो आप बच्चा जो टॉपिक है वो देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है कि वास्तविक जीडीपी और नाममात्र जीडीपी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दी थी। अगर हम जो हमारा जो आधारिक वर्ष होता है, यानी कि 2012 हमारा जो आधारिक वर्ष है, जिसमें हमें अगर 100 यूनिट का 100 यूनिट है उसका हमने उत्पादन किया। ठीक है, यहाँ पे हमें 2012 में यहाँ पर जो ठीक है 2012 में हमने 2012 में क्या किया हमने, जो हमारे 100 यूनिट होते हैं उसका उत्पादन यहाँ पे हमने किया। ठीक है, ये 100 यूनिट हमने 2012 में उत्पादन हमने वस्तु का किया। और फिर हमने क्या किया 2023 में, जो कि आज चल रहा है, इसमें भी हमें क्या किया, जो 100 यूनिट है यहाँ पर भी हमने 100 ही यूनिट का हमने वस्तु का उत्पादन किया। ठीक है, लेकिन 2012 में इस एक एक वस्तु की कीमत थी, यहाँ पर एक वस्तु की कीमत थी 2 रुपये। ठीक है, और 2023 में एक वस्तु की कीमत थी 3 रुपये। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर जो जीडीपी आई वो आई थी 200 2012 में, और यहाँ पे जो जीडीपी आई थी वो आई 300। ठीक है, यानी कि जो 2012 में हमने जो 100 वस्तुओं का उत्पादन किया और जिनकी कीमत कितनी थी 2012 में, एक वस्तु की कीमत 2 रुपये थी, इस हिसाब से 200 रुपये हमारी जीडीपी हो गई 2012 में। लेकिन जो 2023 में हम देखें 100 ही यूनिट का हमने उत्पादन किया और जिसकी एक वस्तु की कीमत थी लगभग 3 रुपये, तो इस वजह से हमारी जीडीपी कितनी आएगी 300 रुपये। लेकिन अगर यहाँ पे 200 रुपये और 300 रुपये का आप देखें तो 2012 में हमारी ये जो जीडीपी थी वो थी 200 रुपये, और जो 2023 में कितने हो गए 300 रुपये। ये हो गया मेरी नॉमिनल जीडीपी। ठीक है ना, नॉमिनल यहाँ पे आपको क्या होगा, या तो आपको जीडीपी बड़ी हुई यहाँ पर दिखाई देती, ये वो है हमारी नॉमिनल जीडीपी। जो हमारी वास्तविक जीडीपी वो यहाँ होती है। वास्तविक जीडीपी यानी कि वस्तुओं का उत्पादन में कोई बदलाव आया है क्या, नहीं आया है। वास्तविक जीडीपी में हमारे कोई भी बदलाव नहीं आया है। वास्तविक जीडीपी वस्तुओं का उत्पादन होती है। यहाँ पे भी 100 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था और यहाँ पे भी 100 वस्तुओं का ही उत्पादन हो गया है। यानी कि अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वास्तविक जीडीपी होती है हमारी, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में थोड़ा सा यहाँ पर हमें 200 से 300 रुपये जीडीपी में वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो वास्तविक जीडीपी होती है वो उत्पादन को संदर्भित करती है, या उत्पादन जो होता है वो हमारे वो हमारी वास्तविक जीडीपी हो गई। लेकिन जो उत्पादन की जो कीमत होती है उसकी जो जीडीपी हो गई वो हमारी नॉमिनल जीडीपी यहाँ पर हुई है। यहाँ पर वो ये बात बताई गई कि आधार वर्ष क्या होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये मुद्रास्फीति समायोजित वर्ष में वही सिर्फ यहाँ पे स्थिर कीमतें या आधार वर्ष के जो कंसेप्ट है हमें आपको संक्षिप्त में बताया हुआ यहाँ पे बताया हुआ है। ये देखो, बाजार मूल्य या उत्पादित मात्रा। ठीक है, वस्तु और सेवा को वास्तविक या भौतिक उत्पादन में परिवर्तन, कीमतों में परिवर्तन, सिर्फ ये कंसेप्ट यहाँ पे थी। ठीक है यार, यहाँ पे एक और भी कंसेप्ट है कि जीडीपी अपस्फीति कारक या जीडीपी डिफ्लेक्टर। यहाँ पे क्या होते हैं, नाम मात्र या नॉमिनल जीडीपी जो होती है, जिस नॉमिनल जीडीपी मैंने आपको बताया कि अगर वस्तुओं में परिवर्तन, वस्तुओं के मूल्य में अगर परिवर्तन आने से भी जीडीपी में परिवर्तन होता है, वो हो गया हमारी नॉमिनल जीडीपी। और वो यहाँ पे वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी हम क्या करेंगे, जो उत्पादन की जो मात्रा है वो यहाँ पे लेंगे वास्तविक जीडीपी में। ठीक है, और जो नॉमिनल जीडीपी है, जो नॉमिनल जीडीपी की जो प्राइस है, ठीक है, सॉरी, जो जीडीपी के हमारे जो वस्तुओं में जितना निर्माण हुआ है उनकी जो प्राइस है वो यहाँ पे हम लेंगे, और उनको अगर हम 100 से गुना कर दें तो हमारा जीडीपी अपस्फीति कारक आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
नाम मात्र जीडीपी कुछ और नहीं, चालू कीमतों पर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अधिक आसानी से यहाँ पे बताइए है, नाम मात्र जीडीपी और कुछ नहीं, चालू कीमतों पर जीडीपी है, ठीक है। यानी कि करंट प्राइस पे जो जीडीपी होती है वो नॉमिनल जीडीपी होती है, नाम मात्र जीडीपी होती है। और वास्तविक जीडीपी स्थिर कीमतों की जीडीपी है। और वास्तविक जीडीपी होती है वो स्थिर कीमतों की जीडीपी होती है। यानी कि अब देखो, तो जीडीपी की जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो उसका आधार वर्ष पर कंपैरिजन हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2012 में 100 वस्तुओं का उत्पादन हुआ, ठीक है, और 2023 में 200 वस्तुओं का उत्पादन हुआ, यानी कि ठीक है, 2000 यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि 2012 था उसमें हमें 200 वस्तुओं को यहाँ पर उत्पादन देखने को मिला, ठीक है। और 2023 में भी आपको 210 वस्तुओं का उत्पादन देखने को मिला। और यहाँ पे जो कीमत थी 2012 को वो 1 रुपये थी। और इस पे भी हम क्या करेंगे, फिर स्थिर कीमत लेंगे। आपको कंपेरिजन 2012 से करना है कि वस्तुओं में जीडीपी में ग्रोथ कितनी, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी 1 रुपये कीमत लेंगे। हालांकि बाज़ार की कीमत अलग हो सकती है, लेकिन हम क्या कहेंगे, 2012 को अगर हमने उस वस्तु की कीमत 1 रुपये थी तो आज भी उस वस्तु की कीमत हम क्या करेंगे, 1 रुपये लेंगे। तो इस हिसाब से 210 रुपये यहाँ पे हमें जीडीपी में देखने को मिलेगी, और यहाँ पे 200 रुपये। यानी कि अगर हम देखिए तो 200 रुपये जो जीडीपी और 210 रुपये ये हमारी वास्तविक जीडीपी की ग्रोथ हो गई। यानी कि 2000 की जो कीमतें थी वो भी हम अगर 2023 में यूज़ करेंगे तो हमारी वो वास्तविक जीडीपी होगी, ठीक है। यानी कि जो स्थिर कीमत 2012 की वो भी वही हमने 2020 में यूज़ की थी, वही हमने 2023 में यूज़ की। भले उस कीमत की जो वस्तु की जो उस वस्तु की कीमत है वो बढ़ गई होंगी, लेकिन फिर भी हम आधारित वर्ष की जो वस्तु की कीमत थी वही उस पर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा आधार वर्ष के बारे में बताया गया है। जीडीपी वास्तविक वृद्धि या वास्तविक जीडीपी मापन करने के लिए चालू कीमतों पर जीडीपी का आधार वर्ष की कीमतों का परिवर्तन किया जाता है। सामान्यतः आधार वर्ष की कीमतों को उतार चढ़ाव करने से रहित एक सामान्य वर्ष, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो आधार वर्ष की कीमतें हमें अभी 2011-12 की ले रहे हैं। हाल ही के सरकार में जो 2017 की जीडीपी में जो कीमतें थी वो लेने का प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन अभी तक लागू हुआ नहीं है, ठीक है। इसके जो अगला चैप्टर है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।